तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो जो ब्लड होता है वो हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे, एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और एक जो होता है हमारा सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उसमें हमारा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारा जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है और अदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का। ये 55% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसको बनाता है ये। तो ये जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके कॉम्पोजिशन को जानते हैं कि प्लाज्मा के कौन कौन से कॉम्पोजिशन है। तो प्लाज्मा में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक वाटर प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड प्रेजेंट होता है। जो वाटर होता है वो 92% जो होता है वो होता है। ठीक है, और जो सॉलिड होते हैं इसमें दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक तो मेजर सॉलिड होंगे, एक मदर सॉलिड्स होंगे या फिर माइनर सॉलिड्स होंगे, ये कह सकते हैं। तो जो हमारा मेजर सॉलिड्स होते हैं ये हमारे जो होते हैं वो हमारे उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अदर सॉलिड्स होते हैं वो 1% होते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट और रेगुलेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जो वाटर होता है 92% प्रेजेंट है। तो सॉलिड कितना प्रेजेंट होगा? 8% प्रेजेंट होगा, जिसमें से मेजर 7% प्रेजेंट होता है और जो अदर होता है वो 1% प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रोजन होता है और अदर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम कि जो हमारा सॉलिड या सॉल्यूट्स प्रेजेंट है जिसको हम मेजर में और अदर्स में डिवाइड किए हैं, आखिर इसमें क्या क्या आता है। तो मेन हम ये पढ़ते हैं सॉलिड्स में क्या क्या आता है, उसको मेजर और हम अदर्स में डिवाइड खुद कर सकते हैं। तो सॉलिड जो होता है और सॉल्यूट जो होता है वो दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं उसमें दो होते हैं, एक कैटायन होते हैं, एक एनायन होते हैं। कैटायन में जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी प्रेजेंट होते हैं। एनायन में हमारा क्लोराइड और उस और क्या नाम है ये, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट्स एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। अब आती है बात ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में हमारा कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टेलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कोलाइड्स में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और क्रिस्टेलॉइड में हमारा ग्लूकोज, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें प्लाज्मा के बारे में समझ में आ गया कि प्लाज्मा क्या होता है। ये हमारा फ्लूइड कंपोनेंट होता है, ये 55% होता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वाटर और सॉलिड होते हैं। वाटर 92 होता है, सॉलिड 8% होता है। इसके कंपोनेंट समझ में आ गए। अब एक टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है? तो देखो, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि हम जो प्लाज्मा इसको स्टोर करके रखें। तो जब हम प्लाज्मा को स्टोर करते हैं, फ्रोज़न करते हैं उसे -20 डिग्री सेल्सियस में, यानी उसको जमाते हैं -20 डिग्री सेल्सियस में, तो उसे हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये इसको हम ब्लड बैंक में 7 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रिजर्व रहे तो उसके लिए हमको प्लाज्मा जो हम ले रहे हैं उस प्लाज्मा को तुरंत ही विदिन 6 आवर्स में हमें उस कलेक्टेड को फ्रोजन करना होता है। तो वही हम उसको इतने साल के लिए या फिर वो क्लॉटिंग फैक्टर के साथ हम रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हम FFP को कब यूज़ कर मतलब कैसे यूज़ करते हैं, यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज़ कब होता है। तो इसका हम यूज़ जो होता है प्लाज्मा फेरेसिस में यूज़ करते हैं, जैसे कि थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक सीरम के बारे में। तो सीरम क्या होता है? जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं जो हमें मिलता है उसे हम सीरम कहते हैं। अब यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर में हमारा जो होता है फिब्रोजन प्रेजेंट है और भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी जब इसको हटा देंगे तो जो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में वो होता है हमारा सीरम। तो देखो, अब हम ये बात समझ सकते हैं कि सीरम और प्लाज्मा को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो सीरम को ऑब्टेन करने के लिए हमको ब्लड को कोगुलेट करना पड़ता है। तो ब्लड को कोगुलेट कर लिया, फिब्रोजन हट गया, तो जो बचा वो सीरम हमें मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन से तो हमें मिल गया, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसको कैसे करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंटी कोगुलेंट ब्लड को, यानी वो ब्लड जिसको हम कोगुलेट ना हो, यानी एंटी कोगुलेंट डाल देंगे या फिर ऐसे ट्यूब में करेंगे। तो एंटी कोगुलेंट ब्लड को करते हैं, यानी जो ब्लड कोगुलेट नहीं है उसको जब हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो जो अपर का पोर्शन मिलता है हमें बफी कोट के ऊपर, वो हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ सीरम के बारे में। तो जो सीरम होता है हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। मतलब कि कई सारे पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो होता है उनके ब्लड की जो प्लाज्मा होता है उसके सीरम से हम टेस्ट करने में उसके सीरम को यूज़ करते हैं टेस्ट करने में। जैसे कि ब्लड शुगर को, ग्लूकोज को, LFT को, KFT को। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको कि जो हमारा बहुत सारा बायोकेमिकल टेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम सीरम को लेते हैं। तो सीरम उसमें क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है कि सीरम के अंदर सेरोटोनिन जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सीरम को लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका और क्या यूज़ करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के डिटेक्शन में हेल्प होता है। देखो सीरम जो है उसमें सिर्फ फिब्रोजन नहीं है, यानी उसमें कोगुलेटिंग फैक्टर के अलावा सब कुछ प्रेजेंट है। तो उसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो अगर किसी इन्फेक्शन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी तो उसका सीरम में तो प्रेजेंट होगा, तो उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि HIV टेस्ट में, विडार टेस्ट में, डेंगू में यूज़ करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बस क्लॉटिंग फैक्टर तो हटा है, लेकिन एंटीबॉडी तो और एंटीजन तो प्रेजेंट ही होगा। हमें पता है प्लाज्मा में हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो हम वहाँ से ले लेंगे। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में भी यूज़ होता है। हमने देखा है कि सीरम को यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने में। और दूसरा रिसर्च पर्पज़ में, जैसे कि सेल कल्चर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेट में कल्चर मीडिया बनाते हैं जिसमें हम सीरम को यूज़ करते हैं न्यूट्रिटिव की तरह, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कि सप्लीमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं सेल कल्चर मीडिया में इसको। अब हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो मैंने इसको अलग से लिखा है कि फीटल काल्फ सीरम, जो फीटल काल्फ सीरम होता है इसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन सेल के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हमको ग्रो करना है ह्यूमन सेल्स को तो उसके लिए हम फीटल काल्फ सीरम लेते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा और सीरम टॉपिक था आज यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।